सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि दुनिया तब्दील हो रही है। ख़ासतौर पे साल 2020 की अगर मैं बात करूं तो साल 2020 दुनिया में कई तब्दीलियाँ और बहुत तेज़ी से हो रही हैं। बांग्लादेश और भारत आमने सामने आ चुके हैं। नेपाल भी भारत को धमकियाँ लगा रहा है, बाकायदा धमकियाँ दे रहा है। अच्छा, 1949 में 1949 में इसराइल को मानने वाला तुर्की और 1950 में इसराइल को तस्लीम करने वाला ईरान आज फ़लस्तीनियों के साथ हैं। और अगर मैं यूएई की बात करूं, यूएई और इसराइल के दरमियान मुआहदा हो चुका है। अमेरिका, ब्राज़ील और भारत को कोरोना का गढ़ बन चुके हैं। अच्छा, भारत में इसके अलावा हम देख रहे हैं कि शदीद बारिशें भी जारी हैं। चीन की बात करूँ तो चीन में कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल होती जा रही हैं। कहीं पहाड़ों से लावा निकल रहा है, कहीं बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। लबनान की हुकूमत मुस्ताफ़ी हो चुकी है। दुनिया के बड़े ममालिक की मईशत ख़तरे में आ गई है। कारोबार करने के तरीके बदल रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने जिद्दत इख्तियार कर ली। लेकिन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में आज भी 4 बड़ी जमातें, जिनमें से 3 अपोजिशन और 1 हुकूमत में, और पाकिस्तान कर्जे में, अवाम मसाइल के नरगे में। इन मसाइल के नरगे से अवाम को निकालने के लिए बहुत बड़े बड़े 30 मार खान आए, बड़े बड़े सूरमा आए, इक़्तिदार के तख्त पर बैठे और चले गए। पाकिस्तान में सब कुछ तब्दील हो गया, लेकिन अगर कुछ तब्दील ना हुआ तो हुकूमत करने वालों और अपोजिशन करने वालों की शक्लें और पाकिस्तान में रहने वाले अवाम के मसाइल, बेचारी अवाम के मसाइल। अब जाहिर बात है, हर बात की कोई वजह होती है। इसकी वजह क्या होगी? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत करने वालों ने भी और अपोजिशन करने वालों ने भी, दोनों ने अवाम के बुनियादी मसाइल को समझा ही नहीं, बल्कि नज़रअंदाज करके उनको मुख्तलिफ मबाहिसों में उलझाए रखा। कोई कहता रहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, कोई आमरीत को गाली देकर टाइम पास करता रहा कि मेरा टेन्योर किसी तरह गुजर जाए, आमरीत को गालियाँ निकाल के। कोई मज़हब का इस्तेमाल करता रहा, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। और कोई कौमियत और लसानियत पर सियासत करता रहा। दोबारा अल्फाज को दोहराऊंगी, इंतहाई अफसोसनाक बात। यानी लोग आते गए, कारवां बनते गए, लेकिन मसाइल हल ना हुए। इस मुल्क ने आमरीत भी देखी और जमहूरियत भी देखी, लेकिन मसाइल हल ना हुए। क्या मैं पाकिस्तान को निस्फ सदी से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। निस्फ सदी किसी भी मुल्क और कौम की हालत को बदलने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी होती है। एग्जाम्पल दे दूंगी आपको मैं। 1980 और 1990 की दहाई तक तुर्की का हाल आपको पता है कैसा था? हमारे मुल्क जैसा था, पाकिस्तान जैसा था। मईशत, सियासत, तालीम, सेहत, सरकारी इदारे, हर शोबा ज़वाल का शिकार था और बेहतरी के आसार दूर दूर तक नहीं थे। तुर्की कर्ज़ों पर चलने वाला मुल्क था, लेकिन आज का तुर्की दुनिया के सामने। 1945 में अमेरिका ने जापान पर एटम बॉम्ब गिराया और एटम बॉम्ब गिराकर उसको बर्बाद कर दिया था। जापान उस हमले के बाद आपको पता है अमेरिका का मकरूज़ हो गया था, और वो हमले ऐसे थे कि उनके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। लेकिन आप आज का जापान देखिए, वो मुल्क है जो अमेरिका जैसी सुपर पावर को कर्जा देने की पोजीशन रखता है। अब इसी तरह जर्मनी, क्या मैं पाकिस्तान के वक्त दुनिया का वो सबसे बड़ा मुल्क जो अमेरिका के कर्ज़ों पर चल रहा था, आज का जर्मनी देख लें। आज जर्मनी दुनिया की बड़ी मुआशी ताकतों में से एक है। क्यों? मैं आपसे पूछती हूँ, ज़रा सोचिए। इन ममालिक का इक़्तिदार आपको पता है ऐसे अफराद के पास गया जिन्होंने मुल्क से पहले कौम बनाने पर जोर दिया। ये उस क्यों का जवाब है। ऐसे लोगों के पास इक़्तिदार गया जिन्होंने मुल्क की बजाय कौम की तामीर की, जिनके लिए कौम तरजीहात में थी। अपने बेनिफिट्स नहीं देखे उन्होंने, जिन्होंने सियासत और रियासत से पहले उसमें रहने वाले लोगों का किरदार बनाने की कोशिश की। तुर्की ने तरक्की कैसे की? 2 चीज़ें थीं जिन्होंने तुर्की में मोजज़े का किरदार अदा किया, बाकायदा मोजज़े का। एक, तुर्की में तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई, सबसे ज़्यादा बजट तालीम के शोबे के लिए मुख्तस किया गया। और दूसरा, तुर्क अवाम और मुआशरे में मुल्क और वतन की बेहतरी और तरक्की का एहसास पैदा किया गया, जिससे मुआशरा अच्छे और बुरे में यकीनी तौर पर तमीज़ करने लगा। और इसी तरह अगर हम जापान को देखें, जापान के लोगों को देख लें,
उनके बारे में कहा जाता है कि जापानी कौम ने अपनी तर्ज माशरत की बुनियाद इस्लामी उसूलों के मुताबिक रखी। जापानी माशरे में झूठ बोलने, किसी के हक़ को मारने, इखलाकी कदरों को पामाल करने, बेहूदगी की इजाज़त का ना होना, वक्त की पाबंदी, भटके हुए लोगों को रास्ता बताना यानी उन्हें मंजिल तक पहुंचाना, ये सब उनके फ़राइज़ तस्वुर किए जाते हैं। फ़र्ज़ वो समझते हैं उन पे फ़र्ज़ है ये। और पाकिस्तान को देखिए, हमारे माशरे को ज़रा देखिए, जिन्होंने इस मुल्क का इक़्तिदार संभाला, उन्होंने इस मुल्क की तामीर पर अरबों के कर्ज़े लिए, लेकिन ना वो इस कर्ज़े से मुल्क तामीर कर सके और ना ही कौम बना सके। कर्ज़े लगे कहाँ पे ये भी समझ नहीं आई जो लिए थे। मज़हब, ज़बान, कौमियत, हर कार्ड इस मुल्क की सियासत में खेला गया, फेंका गया, इस्तेमाल किया गया। आमरीत, जमहूरियत, सदारती निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम, हर तजर्बा इस मुल्क पर किया गया, लेकिन इसके बावजूद कहीं कहीं ये मुल्क संभला, लेकिन फिर वापस कर्ज़ों में जकड़ गया। हमारी बहस आज भी क्या होती है? हमारी बहस आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, तालीम से आगे बढ़ ही नहीं सकती। और बढ़े भी कैसे? यहाँ इजादात क्या करते, यहाँ दरियाफ्त क्या करते? यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए, खाने को नहीं मिलता। 25% से ज़्यादा अवाम के घरों में गुर्बत ने डेरे डाले हुए हैं। मिडिल क्लास तबका रोज़गार के लिए धक्के खा रहे, पढ़े लिखे लोग। मैंने प्रोग्राम्स किए हुए हैं कि एमफिल की डिग्री वाले लोग, डबल मास्टर्स, और किस किस तरह की नौकरी के लिए जाते हैं। यकीन जानिए तकलीफ होती है, अजियत होती है उन लोगों को देखते। सरकारी इदारों में देख लें, नौकरी मिलना मौत जैसे काम नहीं है। प्राइवेट कंपनियां खून निचोड़ रही हैं। बीमार हों तो अस्पताल जाने से डर लगता है। लोगों का दिल चाहता है अस्पताल जाने से पहले बेहतर है कि घर में बैठ के ठीक हो जाए किसी तरह। तो मुआवजे के मुंतज़िर होते हैं लोग। किसी जुल्म और ज़्यादती का शिकार हो जाएं तो थाने जाने से डरते हैं लोग कि थाने ना जाओ, घर ही बैठ जाओ। तालीम अगर आपने हासिल करनी हो तो प्राइवेट स्कूल्स का रुख करते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो जानवर तालीम हासिल कर रहे हैं। और जहाँ जानवर नहीं है उन सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का हाल ये है कि उनको ना कौमी तराना आता है, ना पानी का फॉर्मूला आता है। अब कौम अगर बनती, सोचिए, कौम अगर बनती तो कैसे बनती? कौन बनाता है इस कौम को? कौन? अब 2020 में जो तब्दीली का साल है, जिसने पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया, लेकिन आज भी हमारे मुल्क में एक ही बहस चल रही है, ऑपोजिशन को मुत्तहिद कैसे किया जाए और हुकूमत गिराई कैसे जाए। हुकूमत गिराई कैसे जाए, ये तरजीहात हैं हमारे सियासतदानों की। जो चीज़ हर वक्त जहन पे सवार रहती है, हुकूमत कैसे गिराई जाए। अब एक जो बड़ी दीनी सियासी जमात है, उसके कायदे मोहतरम कहूँगी, कायदे मोहतरम, जो दर्स भी देते हैं और सियासत भी करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब। कौन नाम से वाकिफ़ नहीं होगा? अब तो काम से भी सब लोग वाकिफ़ है, बच्चा बच्चा वाकिफ़। एक बार फिर मंजर आम पर आ गए मौलाना साहब और अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर चुके हैं। क्या फरमाते हैं, ये ज़रा पहला क्लिप देखिए। आज़ादी महज नाच गानों का नाम नहीं हुआ करता। आज़ादी बाज़ारों में मंचलों के गश्त का नाम नहीं हुआ करता। महसूस होना चाहिए, कौम को महसूस होना चाहिए, आने वाली नस्लों को महसूस होना चाहिए कि 73 साल पहले जब हम आज़ाद हुए थे, अंग्रेज़ का ज़माना वो था और इस्लाम और मुसलमान का ज़माना ये है। अच्छा, जब इमरान खान साहब ने 1996 में यानी 1996 में अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया, तब मौलाना साहब जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्हें सियासत करते हुए आपको पता है कितना अरसा हो चुका था? ये मैं 1996 की बात कर रही हूँ। तब 16 साल गुजर चुके थे मौलाना साहब को सियासत करते हुए। अब 1980 के आखिर में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी सियासत का आगाज़ किया और आज तक वो सियासत जारी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑपोजिशन भी करते रहे और हुकूमतों का हिस्सा भी रहे। पिछली 2 हुकूमतों में ये साहब मुसलसल बतौर इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहे, बतौर इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहे, और मकबूजा कश्मीर के नाम पर बनने वाली कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रहे। इनका ओहदा, तनख्वाह और मरात एक विफाकी वज़ीर के बराबर थी। अब इमरान खान की हुकूमत को तो महज 2 साल हुए हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें, इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो खिदमात हैं मुल्क कौम के लिए और ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर के लिए, क्या हैं, क्या रही हैं, ये यकीन जानिए मौलाना साहब को भी मालूम नहीं होगा। और इमरान खान की हुकूमत में आने से पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क लगता था?
और अगर नहीं लगता था तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आखिर आवाज़ क्यों ना निकाली, आवाज़ क्यों ना उठाई, क्यों खामोश रहे मौलाना फजलुर रहमान साहब? अब इसका जवाब भी मौलाना साहब के पास नहीं होगा। क्या जवाब देंगे? यहाँ कौन कहता है कि आज़ादी नाच गाने का नाम है? यहाँ कौन कहता है कि आज़ादी शोर शराबा करने का नाम है? बेशक आज़ादी महसूस की जाती है और पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स को ये आज़ादी महसूस होती है। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को इमरान खान साहब की हुकूमत आने की वजह से अपनी आज़ादी किसी तरह ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है तो उसको कौम की आज़ादी के साथ मुंसलिक करना बड़ी ज़्यादती है मौलाना साहब। अब इसको आप कौम की आज़ादी के साथ तो मुंसलिक ना करें, क्योंकि हम तो एक आज़ाद कौम की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मौलाना साहब को अगर अपने मुल्क में आज़ादी का मतलब समझ ही नहीं आ रहा तो एक बार आप ज़रा भारत को देखें मौलाना साहब, वहाँ रहने वाले मुसलमानों का ज़रा हाल तो देखें। मुसलमानों के साथ साथ बाकी जो दीगर अक़लियतें हैं उनका भी हाल देख लें। फ़लस्तीन का हाल देखें कभी मौलाना साहब। कुछ साल पहले बर्मा में जो मुसलमानों के साथ होता रहा वो सूरत हाल देखें ज़रा। हमारे बाउजदाद ने कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया था, इतना तो आपको याद होगा मौलाना साहब। इस मुल्क के हुसूल में इस कौम के बड़ों ने जैसे अपनी जानें गंवाई वो आज भी याद। और हम जानते हैं कि आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। जिसको नसीब नहीं है ना नेमत उससे पूछें जाके। और इसका इजहार करने के कई तरीके होते हैं और हर कोई अपने अंदाज के मुताबिक अपनी खुशी का इजहार करता है, अपने दिल के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक। और मौलाना साहब को इस वक्त मुल्क आज़ाद क्यों नहीं लग रहा, इसकी एक बहुत बड़ी वजह, अब ज़रा सुनिएगा नाज़रीन। वो जो बड़ी वजह है उसका नाम है इमरान खान साहब। अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाए तो यकीन जानिए इस्लाम भी बच जाएगा और इस्लामाबाद भी बच जाएगा। और दूसरी अहम बात, 1980 से 1980 से मौलाना फजलुर रहमान साहब सियासत में हैं, कई हुकूमतों का हिस्सा रहे, तो फिर बनाते फिर कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान किसने रोका था? बनाते इस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान प्रैक्टिकली, ज़बानी जमा खर्च ना करते, प्रैक्टिकली बनाते, किसने रोका था मौलाना साहब? अपनी इत्तेहादी हुकूमतों के साथ मिलकर उठाते ऐसे कदम, ऐसे इक़दाम जो कौम की तामीर का बाइस बनते। किसने रोका था आपको? इस पाकिस्तान को जिना का पाकिस्तान बनाने के लिए क्या किरदार है आपका मौलाना फजलुर रहमान साहब? आज मैं आपसे पूछती हूँ, जिना का पाकिस्तान तो छोड़िए, ये बताइए कि अपनी तकरीरों में पाकिस्तान के बानी का कितना जिक्र किया मौलाना साहब आपने? कितनी बार जिक्र किया आपने? कितनी बार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो उनकी अनथक मेहनत थी और उनकी जो जिद्दोजहद थी आपने उसकी बात की हो? कितनी बार कायद-ए-आज़म की शख्सियत पर आपने रोशनी डाली हो, अपने अल्फाज से इजहार किया हो आपने? कितनी बार कायद-ए-आज़म के मज़ार पर आप गए हो मौलाना फजलुर रहमान साहब फातिहा खानी के लिए? कितनी बार जिना की दूर अंदेशी और मकबूजा कश्मीर से मुतालिक कायद का फरमान कि कश्मीर हमारी शहरग है, इसका तज़किरा किया आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब? आप मुल्क बनाने निकले थे, कौम नहीं बना सके। और आज जब आप लोग इक़्तिदार से बाहर हैं तो आप कहते हैं कि आज़ाद मुल्क नहीं है, ये मुल्क मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और ये कौम आज़ादी की कदर व कीमत से भी अच्छी तरह वाकिफ़ है। आप ना समझाइए। असल मसला ये है कि पाकिस्तान के सारे मसाइल आप लोगों को उस वक्त याद आते हैं जब आप लोगों के पास कुर्सी नहीं होती, इक़्तिदार नहीं होता। जब इक़्तिदार से आप बाहर जाते हैं तो आपको सारे मसले याद आ जाते हैं। ये अगला क्लिप चलाइएगा मौलाना साहब का। अगर कश्मीरियों का खून बह रहा है, अगर कश्मीरियों की इज़्ज़त व नामूस पर हमले हो रहे हैं तो फिर ताज्जुब की बात यह है कि हमने 70 साल तक इन बेचारे कश्मीरियों और मज़लूम कश्मीरियों की जंग क्या लड़ी है कि आज हिंदुस्तान ने उनके स्टेटस को ख़त्म किया और अमली तौर पर उसको हिंदुस्तान का हिस्सा करार दिया और हम पसपाई की तरफ चले गए। आज कल हम क्या सोच रहे थे, आज हम क्या सोच रहे हैं? वाकई ताज्जुब की बात है कि हमने 70 सालों तक उन कश्मीरियों के लिए किया तो आखिर क्या किया? अब इन 70 सालों में मौलाना फजलुर रहमान साहब तकरीबन 10 सालों तक, एक डेकेड, 10 साल मजाक नहीं होते, 10 सालों तक मकबूजा कश्मीर के नाम पर बनने वाली कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। चले 60 साल छोड़ दें, इन 10 सालों में मकबूजा कश्मीर के लिए मौलाना साहब ने, उनकी जमात ने, उनकी इत्तेहादी जमातों ने, उनके हम ख्यालों ने क्या किया? ये मौलाना साहब कभी बताना पसंद करेंगे?
आप कभी बताना पसंद करें। कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप का ओहदा रखने के अलावा मौलाना साहब आपने क्या किया, ये बता दें। मिनिस्टर इनक्लेव में मज़े लिए, पूरा साइज ज़िंदगी गुजारी, उसके अलावा आपने किया क्या? कुछ भी नहीं। मकबूजा कश्मीर के नाम पर तनख्वाह लेने के अलावा मौलाना साहब आपने किया क्या? कुछ भी नहीं। मरात और प्रोटोकॉल अलग, करोड़ों के इजलास अलग बुलाने के अलावा आपने क्या किया मकबूजा कश्मीर के लिए? आपको भी पता है कि आपने कुछ नहीं किया। आप सब पर तनकीद कर रहे थे। अब ज़रा कभी अपनी खिदमात भी गिनवाइए ताकि पता चले कि भाई तनकीद करने वाले बंदे के अपने क्रेडिट में इतना कुछ है, इसने इतना कुछ किया कश्मीर के लिए, तो अब तनकीद बनती है। इनकी तो बनती है। कुछ गिनवाए ना कि क्या किया आपने, क्योंकि आप जिस कश्मीर की बात कर रहे थे उस मकबूजा कश्मीर के नाम पर बनने वाली कश्मीर कमेटी के चेयरमैन आप थे मौलाना फजल रहमान साहब। आपको तो शायद यही भूल गया होगा। आपने क्या किया, किसी दिन बताएं ना कि क्या किया आपने। चलिए मकबूजा कश्मीर भी छोड़ दीजिए। इतनी तवील सियासी ज़िंदगी, माशाल्लाह इतनी तवील सियासी ज़िंदगी, आपका सियासी करियर, सूबों के मसाइल हल करने के लिए आपने क्या किया? अंदरून सिंध जो लोग काबिल रहम हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए आपने कितनी आवाज़ उठाई? पंजाब के अवाम के लिए आपने क्या किया, चलें ये बता दें। केपी के अवाम के लिए आपने क्या किया, ये बता दें। बलोचिस्तान के लोगों के लिए आपने क्या किया, ये बता दें। कराची मसाइल का गढ़ बन गया है, देखते ही देखते कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। आपने कराची के लिए कितनी आवाज़ उठाई? और इससे पहले 10 साल आपके इत्तेहादियों की हुकूमत थी, आपने उनके साथ मिलकर क्या किया? कौन से कारनामे सर अंजाम दिए, कभी हमें भी बता दें। और इन मसाइल में घिरे अवाम को, लोगों को एक कौम बनाने के लिए सबसे बड़ा किरदार होना चाहिए एक सियासतदान का। निभाया ये किरदार, दिल पे रखे हाथ, क्या किया कौम के लिए आपने? मौलाना फजल रहमान साहब आ जाते हैं और बातें करके चले जाते हैं। बातें करना बड़ा आसान है मौलाना साहब, गिनवाइए कि आपने क्या किया, फिर होगी बात। क्या सारे मसाइल, सारे मसले, अब जरा मौलाना साहब दिल पे हाथ रखिए, बताइए क्या सारे, आपको लगता है कि इन 2 सालों में आ गया अचानक पाकिस्तान में क्योंकि इमरान खान आ गया? आपकी बातों से शायद यही अंदाज़ा होता है कि मुल्क में जितने भी मसाइल हैं वो इन 2 सालों में आ गए क्योंकि खान साहब आ गए, जो आपको पसंद ही नहीं है, सिर मत्थे से दुखते हैं आपको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। और इमरान खान की वजह से सारे मसाइल पाकिस्तान में खुद ही आ गए, खुद ब खुद आ गए। और ये हुकूमत गिरने के साथ ही यकीन जानिए नाजरीन, ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे ऐसे। जिस दिन हुकूमत गिरी मौलाना फजल रहमान साहब के मुताबिक, उस दिन मसले भी ख़त्म हो जाएंगे इनके मुताबिक। और पिछले 2 सालों से मौलाना फजल रहमान साहब सिवाय हुकूमत गिराओ तहरीक के कुछ भी नहीं कर रहे। और इससे पहले 10 सालों में वो हुकूमत बचाओ मुहिम का हिस्सा थे, कभी हुकूमत गिराओ तो कभी हुकूमत बचाओ। अपना कोई आपका किरदार नहीं मौलाना साहब। लेकिन इस बार इनकी इत्तेहादी जमातें भी इनके साथ नज़र नहीं आ रही, तो फिर ऐसा ही होता है ना एंड में। देखिए तहरीकें जब भी चलती हैं, जब तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लोगों के इश्तराक से चलें तो वो कामयाब रहती है। और इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो हर में सदरिये के साथ मुतसादिम हैं कि एक तरफ हम इसको नाजायज़ कहें, जाली वोट और जाली मैंडेट के हामिल कहें, फिर नए इलेक्शन का हम पुरज़ोर मुतालबा भी करें, और फिर जब भी इस गवर्नमेंट को किसी मसले पे वोट की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बड़ी पार्टियां जब उनको उन हालात में वोट देती हैं तो हमारी नज़र में वो ज़रा सूरत हाल से मुतसादिम हो जाती है। अगर हमारे कौल और फ़ेल में तज़ाद हो, हमारे अमल में तज़ब्ज़ुब हो, तो फिर आम आदमी का वो एतमाद हम हासिल नहीं कर सकते जो होना चाहिए। अच्छा, तहरीकें क्यों चलती हैं? तहरीकें क्यों चलती हैं और कैसे कामयाब होती हैं? आप दुनिया की बड़ी तहरीकें उठाकर देख लें, उन तहरीकों की तारीख उठाकर देख लें, उनके असबाब जानें तो पता चलेगा कि तहरीक उसी वक्त कामयाब होती है, सिर्फ उस वक्त जब वो बामकसद होती है। मकसद होता है। जिस तहरीक का कोई मकसद ना हो वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो कामयाब नहीं होती, बल्कि वो तहरीक ही नहीं कहलवाती। मेरे मुताबिक वो तहरीक कहलाएगी नहीं, कहलाती नहीं है उसको, बल्कि हुजूम कहा जाएगा। हुजूम, लोग इकट्ठे कर लिए, हुजूम। मौलाना साहब की जो हालिया तहरीक है उठाकर ज़रा देख लें। मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातें, एक जमात पूरे सिंध का मैंडेट रखती है, दूसरी जमात 30 सालों तक पंजाब पर हुकूमत करती रही बुराजमान वक़्त, और मौलाना साहब की जमात, इन दोनों जमातों की इत्तेहादी रही। अब ये तीनों मिलकर भी
इमरान खान साहब की हुकूमत जो आज भी अपने इत्तेहादियों की मोहताज है उसको गिरा नहीं सके। क्यों? ज़रा सोचिए। आज भी मौलाना साहब यही शिकवा कर रहे हैं कि उनकी मौजूदा इत्तेहादी जमातें उनके साथ अमली तौर पर नहीं हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह क्या? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मौलाना साहब की तहरीक का मकसद क्या है। मौलाना साहब खुद भी नहीं जानते, वो खुद भी नहीं जानते कि क्या मकसद है। अगर वो कहते हैं कि उनकी तहरीक का मकसद हुकूमत गिराना है तो फिर क्या वजह है? क्यों गिराई जाए हुकूमत? क्योंकि मुल्क मकरूज़ है, वो तो पहले भी था। साबका हुकूमत मुल्क पर 30,000 अरब का कर्जा छोड़ कर गई, तो अच्छा फिर क्यों गिराई जाए हुकूमत? ये बता दें। क्योंकि इदारे खसारे में? क्या वो नून लीग के दौरे हुकूमत में खसारे में नहीं थे? वो नून लीग के दौरे हुकूमत में इससे ज़्यादा बदतरीन हालत में थे। यहाँ तक कि सरकारी इमारतें और सड़कें तक गिरवी रखी हुई थी। फिर क्यों गिराई जाए हुकूमत? और वो हुकूमत क्यों नहीं गिरानी चाहिए आपने जब इतने बदतर हालात थे? ये हुकूमत क्यों? क्योंकि हुक्मरान करप्ट हैं। पिछली हुकूमत के वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन पर नाअहल किया और इस नाअहली की वजह पनामा स्कैंडल बना, जो नैब या किसी पाकिस्तान के इदारे ने नहीं निकाला था। फिर ये इंकशाफ आलमी सतह पर हुआ था। तो फिर क्यों गिराई जाए हुकूमत? ये सवाल वो, इनका जवाब मौलाना साहब आपके पास भी नहीं होगा, मैं यकीन से कहती हूँ। अच्छा, क्योंकि एक और चीज़, हुकूमत ने कश्मीर का मामला दबाया तो गिरा देनी चाहिए हुकूमत, है ना? ऐसा आप ये सोचते हैं। तो पिछली कौन सी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के मामले को सही तरह से अक़वाम आलम के सामने प्रेजेंट किया था? ज़रा बता दें। आप बोले थे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बनने के बावजूद आप कुछ नहीं बोल सकते थे। लिखी लिखाई तकारीर पढ़ी जाती रही थी। खुद मौलाना फजल रहमान साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होकर भी ज़रा सोचें कि मकबूजा कश्मीर के लिए एक काम ना कर सके, एक लफ्ज़ ना बोल सके। और इसके मुकाबले जो मौजूदा हुकूमत है उसने बहुत बेहतर काम किया, कदरे बेहतर काम किया। 100 में से 100 नंबर नहीं देते उनको, लेकिन आपसे बेहतर नंबर देते हैं। आपके सामने तो डिस्टिंक्शन बनती है उनकी, आपने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, फिर आप फिर सोचते हैं कि हुकूमत गिराई जाए। क्यों गिराई जाए? क्योंकि आपको लगता है कि मुल्क पर यहूदियों का कब्जा हो गया, इसलिए हुकूमत को तो गिरा देना चाहिए। पिछली दोनों हुकूमतों ने मुल्क को यहूदियों से ही कर्जा लेकर चलाया था ना, मैं आपको ज़रा याद दिलवाती चलूँ। और यहूदी बैंक IMF के मोहताज रहे। फिर क्यों गिराई जाए इमरान खान साहब की हुकूमत? क्या मुख्तलिफ किया इमरान खान साहब की हुकूमत ने ऐसा जो आपके दौर में नहीं होता रहा? आपके दौर में बहुत कुछ होता रहा जब आप इत्तेहादी रहे। अच्छा, दूसरी ये वजह बताते हैं कि हुकूमत गिरा दी जाए क्योंकि नामूस से रसालत ख़तरे में है। अब इसी किस्म की बातें तो मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद मोहतरम भी करते रहे और एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ सियासी तहरीक को इन्होंने तहरीक नवाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम दे दिया था और उनकी हुकूमत गिरा दी गई थी। और आज ये कार्ड मौलाना साहब एक नए अंदाज में खेलना चाह रहे हैं। सॉरी टू से, आपका अंदाज़ बहुत घिस पिट गया है मौलाना साहब। जलसों जुलूसों में मदरसे के बच्चे लेकर आते हैं, लेकिन इस कार्ड का फ़ायदा इनको इनके पिछले धरनों में भी नहीं हुआ था। यानी ये महज इल्ज़ाम लगाते हैं, एक सियासी इल्ज़ाम जिससे लोगों के मजहबी जज्बात उभारने की कोशिश की जाती है। अच्छा, फिर ये सोचते हैं कि हुकूमत फिर गिरा दी जाए। पिछली दो हुकूमतों ने, ज़रा मुझे बता दें मौलाना साहब, ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया था, या ऐसा कौन सा काम किया था, या ऐसा कौन सा काम आज हो रहा है जो पिछली हुकूमतों में नहीं हुआ था, जिसकी बुनियाद पर आप कहते हैं हुकूमत को गिर जाना चाहिए? एक ही काम है, एक ही वजह। पिछली दो हुकूमतें, उन्होंने कर्जा लिया था, मईशत भी ठीक नहीं थी, सरकारी इदारे भी तबाह थे, लोग भी परेशान थे, कराची में भी तबाही हुई, अंदरूनी सिंध में मसाइल भी बढ़े। पंजाब हो या KP, अवाम एहतजाज इसी तरह करते रहे जैसे आज भी हो रहा है। लेकिन पिछली हुकूमत में जो चीज़ थी वो आज नहीं है। वो ये है कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजल रहमान साहब नहीं है। बस ये एक वजह है, ठोस वजह, जिसकी वजह से हुकूमत गिरा दी जाए, जितनी जल्द हो सके गिरा दी जाए मौलाना साहब के मुताबिक। अगर अवाम तैयार है तो 100 बिस्मिल्लाह। अगर अवाम मौलाना फजल रहमान साहब, सिर्फ मौलाना साहब को उनका मिनिस्टर इनकलेव और मज़े वापस दिलाने के लिए, नौकरी वापस दिलाने के लिए, मराद वापस दिलाने के लिए अपने घरों से निकलना चाहती है तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन अगर अवाम ही मौलाना साहब आपसे कह दे कि मौलाना साहब बस करें, अब ऐसे नहीं चलेगा, तो फिर आपको भी मान लेना चाहिए कि अब वाकई ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि आपका वक्त अब ख़त्म होता चला जा रहा है सियासत में, और उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, आपकी गलतियाँ।
ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कराची एक बार फिर ज़ेरे बहस आ चुका है। कराची के आपने देखा कि दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहूँगी इसका कोई वाली वारिस नहीं है। ये शहर जितना कमा कर देता है उतना इसके साथ बदतर सलूक किया जाता है। कराची पर पहले हम देखते थे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी लड़ते रहे, अब इसमें PTI भी शामिल हो चुकी है। और मौजूदा बारिशों ने जो कराची में तबाही मचाई और के इलेक्ट्रिक ने जो लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, कचरा हम देख रहे हैं कि पहले से कराची में जगह जगह फैला हुआ था। इसी कचरे पर सियासत जारी थी कि मामला अदालत में जा पहुंचा। अब जरा हैरत की बात जरा नाज़रीन सुनिएगा। हैरानकुन बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची से, मुल्क का वजीर कानून कराची से, मुल्क का सदर कराची से, PTI की बड़ी इत्तेहादी जमात भी कराची से, खुद पाकिस्तान का वजीर आजम भी कराची से। वो तो बाद में सीट छोड़ दी ना उन्होंने। अब इसी कराची में अब गवर्नर राज लगने की बात भी हो रही है और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी कह रही है साफ अल्फाज में कि एग्जेक्टिव पावर किसी और को नहीं दी जाएगी। अब कराची के अवाम क्या चाहते हैं? यकीनन मसले का हल, मसाइल का हल, और मसाइल को कैसे हल किया जाएगा, ये है बात। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सरबरा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सर। मेरे ख्याल से इन तमाम सवालों के जवाब इनसे बेहतर कोई नहीं दे सकेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वेलकम। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगी कि कराची में गवर्नर राज लगाना, ये गवर्नर राज लगाना क्या वक्त की ज़रूरत है या हम कह सकते हैं कहना बिल्कुल गलत है? कराची वाले तो इतने बेबस हैं, इतने मजलूम हैं और इतना दीवार से, बल्कि क्या दीवार में चुनवा दिए गए, दीवार से लगाए गए नहीं है। 3000 अरब का टैक्स मुसलसल हर साल देते हैं मरकज को और सूबाई हुकूमत को, और 30 अरब रुपए भी मुश्किल से मिलते हैं। तो अब उसके बाद उन्हें तो कहीं से भी कोई उनके जख्मों पे मरहम रखेगा, वो उसी को मसीहा समझेंगे और वो समझेंगे कि अच्छा वफाक के कंट्रोल में दिया जा रहा है, चलें इन हुक्मरानों से तो जान छूटे कि शायद हमारे मसले का कोई हल हो जाए। फिर में गवर्नर राज लग जाएगा कराची के मसले पे, चलें अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये सब आरजी हल हैं, ये लॉलीपॉप्स हैं। जब तक कोई मुस्तकिल कराची के मसले का हल नहीं ढूंढा जाएगा, ये जो कमेटी भी बनी है, NDMA के सरबरा आए, उन तीनों सियासी जमातों को लेकर बैठे, उनमें सिर्फ थोड़ा सा PTI को डिस्काउंट मैं दे दूंगा क्योंकि वो 2 साल से भी इख्तिदार में है। वरना मैं जो MQM पाकिस्तान की जो बल्दिया में कारकर्दगी रही है और जिस तरह की सलावातें उनके मेयर ने और पार्टी ने सुनी, वो आपके सामने है। जो कुछ भी 50 अरब का बजट मिला है उसमें हर साल 30-35 करोड़ नाले की सफाई के लिए नहीं उनके पास, या अगर वो फंड खर्च किया तो नाले साफ नहीं, वो फंड साफ हो गया। ये आप खेल में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक के जो सूरत हाल है ईस्ट इंडिया कंपनी वाली, वो आपके सामने है। फिर इसी तरीके से हुकूमत सिंध 12 साल से पीपल्स पार्टी बिला शिरकत खैर है सिंध पर हुकूमत करी, जिसमें शहरी सिंध भी है और दही सिंध भी। दही सिंध से तो उसको वोट मिलता है, शहरी सिंध से उसको वोट नहीं मिलता, फिर भी यहाँ उसका हुक्म चलता है। फिर उसने 2013 का बल्दियाती कानून बना के, जो मुशर्रफ के ज़माने में आर्टिकल 140A के तहत जो इख्तियारात, वसाइल और इख्तिदार और फैसला करने का जो इख्तियार मिला था बल्दिया को, पूरे मुल्क की बल्दियात को, वो भी ख़त्म हो गया। सिंध की बल्दियात को वो भी ख़त्म हो गया। तो अब अच्छा 12 साल में एक इजाफी कतरा जिस पॉलिटिकल पार्टी ने कराची को नहीं दिया। देखें, मेरे ज़माने में K2 पानी का 10 करोड़ गैलन पानी मैंने दिया। मुस्तफा कमाल और सदर मुशर्रफ ने 10 करोड़ गैलन पानी दिया K3। अब 2008 से लेकर 2020 12 साल K4 अभी शुरू ही नहीं हुआ और अरबों रुपए खर्च हो गए, एक लाइन नहीं डली और अरबों रुपए खर्च हो गए। इन सारी चीजों से अगर तवज्जो। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक सवाल है मेरे ज़हन में, आपकी बातों से मेरे ज़हन में एक सवाल है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि एग्जेक्टिव पावर किसी को नहीं दी जाएगी। अब सवाल ये है कि इतनी आपके पास एग्जेक्टिव पावर है, यानी आप कहते हैं आपके पास पावर है, तो फिर कुछ परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? यानी फिर जो मसाइल है उसकी भी जिम्मेदारी भी लें ना पावर वाले। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, अगर इस वक्त चीफ जस्टिस गुलजार अहमद शेख साहब और इतना एक्टिविज्म हमें अदलिया में नजर आ रहा है और कराची को लेके जो बजा भी है, बर वक्त भी और ज़रूरत भी है, अब मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब के सामने भी ये सूरत हाल रखी जाए और ये वो कहते हैं शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था
अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाएं। तो मैं समझता हूँ कि वे फॉरवर्ड पे भी बात होनी चाहिए। तो देखें, सूबा बनाना ये वर्स्ट आखिरी हल होगा, आखिरी चारे-ए-कार। मैं उसको आज सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन लोगों के दिलों में है। अगर वो कमजोर तरीन एमकेएम ने भी अपनी साख को बचाने के लिए, डिप्टी कन्वीनर आमिर खान कह रहा है कि जी सूबा बनाएंगे, अपने मेयर की नाअहली पर बात नहीं करते, वो जो फंड कहा गया उस पर बात नहीं कर रहे, करप्शन पे बात नहीं कर रहे, अब इस नारे के पीछे छुप रहे हैं। तो ये सिर्फ नारा है, इसके पीछे क्या कराची के महाजरों के अलावा पख्तून, सिंधी, पंजाबी, बलोच, क्योंकि कराची का इशू है, हमें कराची की तमाम इकाइयों को सेंसिटिव करना है कि अगर कराची में 65 करोड़ गैलन पानी K4 का आएगा तो सबको मिलेगा। सिर्फ उर्दू बोलने वाले गुजराती, मेवाती, मेमन नहीं पिएंगे मारवाड़ी, बल्कि सारी इकाइयां जो पाकिस्तान की यहाँ रहती हैं। असल पाकिस्तान कराची में बसता है, ये तरक्की का इंजन भी है और ये हमारी मईशत का मरकज भी है। तो इस एतबार से इसकी अहमियत को इस्लामाबाद वालों को भी समझना चाहिए, पिंडी वालों को भी समझना चाहिए, पाकिस्तान के हर शहरी को समझना चाहिए, और कराची के 3-3.5 करोड़ आवाम को भी एक आवाज होकर इस पर बात करनी चाहिए। तो सूबा खून रेजी होगी, सूबे। अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे एक बात बताएं, कराची के मसाइल हल करने की जब बात आती डॉक्टर साहब तो कोई सामने नहीं आते, यानी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता, सब बरी जमा हो जाते हैं। अब कराची पर इख्तियार किसका है? जब ये बात आती है तो फिर आपको पता है कि हर कोई फिर कह रहा होता है कि ये कराची तो हमारा है, कराची तो हमारा है। देखिए, मैं आइन में और इसी जमहूरी निज़ाम में इसका हल देता हूँ। एक तो पहले में मैंने कहा आर्टिकल 140A से मुतसादे में ये जो बल्दियाती कानून 2013 का, सिंध का, पंजाब का और बलूचिस्तान का, और कराची ने इसमें सबसे ज्यादा सफर किया। तो कराची और पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे सिंध के लिए ये आर्टिकल 140A की अगर तशरीह जस्टिस गुलजार अहमद शेख साहब कर दें, वफाकी वजीर कानून जो PTI के हैं, वजीर आजम उनको कहें, असद उमर के मेरी पिटीशन को क्लब करें और चलवाएं। आप देखें, एक तो आधा हल ये इख्तियारात का इससे हो जाएगा। दूसरा हल जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ, और मैं इसे किसी को चुराने की इजाजत भी नहीं दूंगा, आप लोग गवाह रहिएगा, वो आर्टिकल 160 का क्लॉज 2 सब क्लॉज D। देखें, ये बात अभी तक किसी ने नहीं की, पहल मैं बात कर रहा हूँ। मैं इस पर भी सदर को लेटर लिख रहा हूँ और मैं इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डालने जा रहा हूँ कि इसके तहत सदर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट या तनाज़े जो कि सिर्फ मरकज और सूबों के दरमियान ना हो, बल्कि सूबों और शहरों, जिलों और बल्दियात के साथ में हो, डायरेक्टली कौमी मालियाती कमीशन जो 8वां बनने वाला है उसे ये रेफर किया जाए कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, बहारपुर, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर खास, लाड़काना, दादू, शिकारपुर, खैरपुर, इन शहरों की भी दाद रसी की जाए। ये तरक्की के इंजन है, छोटे बड़े, इनको बराह रास्त मरकज से वसाइल मिलने चाहिए। ये आर्टिकल 160 क्लॉज 2 सब क्लॉज D में ये सदर इस कमीशन को भेजे और कमीशन अवार्ड देते वक्त इसके तहत बराह रास्त मरकज से इन शहरों को वसाइल दें। अगर कराची को सालाना 300 अरब रुपए मिल जाए, कचरा उठाने का जदीद निज़ाम मैं आपको दे देता हूँ, गटर सारे फिक्स कर देता हूँ, फरसुदा लाइनें चेंज कर देता हूँ, 150 मिलियन गैलन के जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हुए वो मैं आपको चला के दे देता हूँ। इसी तरीके से सर्कुलर रेलवे चला देंगे और बिजली के निज़ाम में भी 300 अरब रुपए डाल देंगे। 4-5 साल में कराची फिर 3000 अरब नहीं देगा मरकज को और सूबे को, कराची 4500 अरब देगा। पूरे मुल्क का फायदा है। कराची में इन्वेस्टमेंट होगी, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, उससे फैसलाबाद की नूमें चलेंगी, लाहौर की सनतें चलेंगी, कोयटा का पानी चलेगा, पेशावर की ट्रांसपोर्ट चलेगी उससे। ठीक है जी, अगर ऐसा हो जाए तो और चाहिए क्या डॉक्टर साहब? ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में बात करूंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली एक अहम समाअत की। नवाज शरीफ साहब एक बार फिर मुश्किल में नज़र आ रहे हैं, कैसे? डिटेल्स जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह इस सेगमेंट में नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदीक, मुश्किलात के हवाले से ज़रा आगाह कीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है, नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, ज़रा नाज़रीन को समझाइएगा आसान अल्फाज में। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अंदाज़ा नहीं था। आज जब हम कोर्ट रूम में गए तो यकीन जानिए जो हमारा एक्सपीरियंस है कोर्ट रिपोर्टिंग का, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज ये मामला नवाज शरीफ साहब के लिए इतना संगीन हो जाएगा कि उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने अपने वकील जहांगीर खान जदून साहब के ज़रिए
चैलेंज किया था एहतसाब अदालत के उस फैसले को, जिसमें एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ साहब को मफरूर करार देते हुए उनके खिलाफ जो है वो नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने इस मामले को चैलेंज किया, एहतसाब अदालत के इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये कहकर के ये गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला है और नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बैरून मुल्क गए हैं। जब आज ये मामला उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि इस पर तो हम आते हैं, पहले तो आप हमें ये बताएं कि इस अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसमें 2 जजेस शामिल थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब, ये 2 जजेस थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को 8 हफ्ते की ज़मानत दी थी और 8 हफ्ते के लिए अल अजीज़िया रेफरेंस में जो उनकी सज़ा थी वो मुअत्तल की थी। तो ये बताएं कि 8 हफ्ते बाद हमने ये कहा था कि पंजाब हुकूमत इस ज़मानत को एक्सटेंड कर सकती है और अगर वो एक्सटेंड ना करे तो नवाज शरीफ साहब इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो हमें ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब की अगर ज़मानत एक्सटेंड हो गई है तो वो रिकॉर्ड कहाँ है, और अगर एक्सटेंड नहीं हुई तो नवाज शरीफ साहब को उस फैसले को जो कि पंजाब हुकूमत ने अगर नहीं की एक्सटेंड तो उसको चैलेंज करना चाहिए था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने से पहले उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खुद को सरेंडर करना चाहिए था। दूसरा, अदालत ने यह कहा कि हमें यह बताया गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम वफाकी काबीना ने ECL से निकाला, किसकी इजाज़त से निकाला, क्या इस अदालत ने हुक्म दिया था? क्योंकि नवाज शरीफ साहब का याद रखिए और हम अपने नाज़रीन को भी ये बताते चलें कि नवाज शरीफ साहब 2 केसेस में गिरफ्तार थे। एक, नवाज शरीफ साहब अल अजीज़िया केस में गिरफ्तार थे जिसमें वो कोट लखपत जेल में अपनी सजा काट रहे थे। दूसरा, नवाज शरीफ साहब पे जब चौधरी शुगर मिल्स केस शुरू हुआ तो उसमें नैब ने उनको जेल से हिरासत में लिया और नैब ऑफिस में ले आए थे, क्योंकि नैब ने उनका जिस्मानी रिमांड लिया था और जिस्मानी रिमांड पर वो नैब के पास मौजूद थे। वहीं पे उनकी तबीयत जो बताया गया कि ख़राब हुई और उनको सर्विसेज हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। अब जो वो नैब के पास जिस्मानी रिमांड पर थे उसमें तो उनको ज़मानत मिली, जिसमें वो मुल्जिम है उसमें ज़मानत मिली लाहौर हाई कोर्ट से, वो जो 50 रुपये का स्टाम्प पेपर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन अल अजीज़िया रेफरेंस जिसमें नवाज शरीफ साहब मुजरिम थे, सज़ा याफ्ता मुजरिम थे, वो मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का, उनके दायरे इख्तियार का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की सज़ा 8 हफ्ते के लिए मुअत्तल की थी। 8 हफ्ते बाद नवाज शरीफ साहब ने अगर ज़मानत में तोसील लेनी थी तो वो पंजाब हुकूमत के पास गए, पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। उसके बाद उनको ये फैसला चैलेंज करना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। दूसरा, जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने, उसमें बहुत बड़े इंकशाफात हैं और वो इंकशाफ ये है कि वफाकी काबीना ने, इमरान खान हुकूमत ने, नैब ने और नवाज शरीफ ने, तीनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ना तो इजाज़त ली कि नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला जा रहा है और ना ही अदालत को इन्फॉर्म किया कि नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला जा रहा है। ये दोनों काम नहीं किए गए और अदालत ने अब मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है। अदालत ने कहा कि हमें बताएं कि नवाज शरीफ साहब कैसे गए, किसकी इजाज़त से गए, किसने नाम ECL से निकाला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस हवाले से क्यों नहीं जो है इन्फॉर्म किया गया, क्यों नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त ली गई। अब नवाज शरीफ साहब जो बगैर, और ये हम अपने प्रोग्राम में पहले ये सवाल उठा चुके थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी ज़मानत ख़त्म हो चुकी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पंजाब हुकूमत ने भी ज़मानत मुस्तरद कर दी थी, उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ये तो वफाकी हुकूमत का काम था, इमरान खान हुकूमत का काम था। सदीक, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं डिटेल में जरा आपकी बात सुनना चाह रही थी, नाज़रीन को सुनाना चाह रही थी। मुझे बताएं, बाहर जहन में एक सवाल गर्दिश कर रहे हो कि अब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या हम कहेंगे कि कान पे जून तक नहीं रेंगेगी, क्योंकि अफसोस के साथ ही कहूँगी इस तरह के लोग जो 3-3 बार वज़ीर आज़म रहे, वज़ीर आज़म के ओहदे पे फाइज रहे 3 बार, और हमारी आवाम ने इनको इलेक्ट किया बार बार, यानी आवाम पागल बनी इनके हाथों, कि ऐसे लोग इश्तिहारी फरारी बन के बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम इश्तिहारी फरारी, तो बड़ी काबिल फ़ख्र बात है शायद ये। देखिए, नवाज शरीफ साहब का तो एक माजी है, ये हमेशा जब इक़्तिदार में होते हैं तो पाकिस्तान में रहते हैं, वरना तो ये ज़्यादातर जो है वो, बल्कि तो इक़्तिदार में रहते हुए भी इनके ज़्यादा दिन जो है वो लंदन में गुजरते हैं। नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि जो आपने पहला आपका हिस्सा था सवाल का, वो ये था कह देते कि पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल, जो आपका ये सवाल था कि अब मुस्तकबिल क्या है नवाज शरीफ साहब का। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मामला टेकअप किया है, मुझे तो लगता है कि ये मामला सीरियस होने जा रहा है और नवाज शरीफ साहब अगर उनके वकला अदालत को मुतमईन नहीं कर पाते तो अदालत ये हुक्म दे सकती है कि नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान पहुँचें। उसकी वजह यह है कि अब अदालत को भी पता है, पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि नवाज शरीफ साहब जो बाहर गए थे वो कुछ मामला तय करके गए थे, वो बीमार नहीं थे, बीमारी के नाम पर ड्रामा था, ये ड्रामा रचाकर और वो सारी आहो बका, चीखो पुकार और रोला डालकर और ये शो कराया गया कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन लंदन जाकर वो हवाखोरी करते हुए तो नजर आते हैं, वो कॉफ़ी पीते हुए तो नजर आते हैं, वो बाज़ारों में घूमते हुए तो नजर आते हैं,
लेकिन जिस मकसद के लिए वो गए थे और वो था इलाज कराना, नवाज शरीफ साहब एक दिन के लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात, यहां पर सारा ड्रामा रचाया गया था प्लेटलेट्स का। आज तक नवाज शरीफ साहब नवंबर में गए थे, अगस्त आ चुका है, यानी तकरीबन कोई 9-10 माह हो चुके हैं। इन 9-10 माह में नवाज शरीफ साहब ने प्लेटलेट्स की एक रिपोर्ट भी पाकिस्तान नहीं भेजी, जिससे यह वाज़ेह है कि कोई वो बीमार नहीं थे। बीमार वो हैं, उम्र का तकाजा है और उनको आज से 20 साल पुरानी बीमारियां हैं। और लेकिन जितना संगीन बताया गया था मामला, कि जितने शदीद वो बीमार बताए गए थे, उतने बीमार वो नहीं है। और उसके वाज़ेह सबूत यही है कि नवाज शरीफ साहब अपना इलाज नहीं करवा रहे, हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हो रहे। और एक और बात डॉक्टर साहब, आप देखें कि वो शख्स जिसके बारे में बताया जाता है कि वो हाई रिस्क पेशेंट है, जिसको बताया जाता है कि उसको छोटी बड़ी 17 बीमारियां हैं, जिसको बताया गया कि उसको लंदन के अस्पताल, बड़े अस्पताल में दाखिल ना कराया गया तो कोई भी बुरी खबर आ सकती है। वो लंदन में, वो यूके में, वो मुल्क जो कोरोना से शदीद मुतासरा 3 ममालिक में शामिल था, खतरनाक 3 मुल्कों में था कोरोना के हवाले से, वहां पे नवाज शरीफ साहब बगैर मास्क के में घूमते फिरते हुए नजर आए। तो इससे बड़ा वो खुद को कैसे एक्सपोज कर सकते हैं? किसी की बीमारी पे ना सवाल उठाना चाहिए, ना मजाक उड़ाना चाहिए। अल्लाह ताला सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। लेकिन जब एक शख्स खुद अपना बता रहा है कि मैं अगर यहाँ से छुट्टी करूँ कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला खराब है, और पता चले कि मैं यहाँ दफ्तर के सामने गोलगप्पे वाली रेडी से जो है वो गोलगप्पे खा रहा हूँ, तो फिर ये तो मौका दे रहे हैं लोगों को इनकी सेहत पे तबसरे करने का। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। तो अब देखते हैं जुमेरात को इसकी समाअत है और बहुत ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करें जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान, आपकी बड़ी खबर जी के लिए। डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, अपना ख्याल रखेगा, अपने प्यारों का ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।